ध्यान दीजिए, हम लोग वेव ऑप्टिक्स में देखा था कि मीडियम के ज़रूरत के हिसाब से वेव दो प्रकार का होता है, साथ ही साथ पार्टिकल के ऑसिलेशन के हिसाब से वेव दो प्रकार का होता है। लाइट वेव जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। ये भी बात हमने देख लिया था। हमने ये भी देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफ्रेंशिएट यानी दोनों में क्या अंतर है। ये जो है वो किस आधार पर होता है? पोलराइजेशन के आधार पर होता है। पोलराइजेशन वो प्रक्रिया है जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस स्थापित करता है, बताता है। जितने भी नॉन मैकेनिकल वेव है सब ट्रांसवर्स वेव है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन सभी ट्रांसवर्स वेव नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है, और जितने लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं सब मैकेनिकल हैं, लेकिन सब मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। इस पर हम एक बनाते हैं, देखिए यहाँ ये ध्यान रखना है। ऑल नॉन मैकेनिकल waves are transverse wave, but all transverse wave are not non-mechanical। एग्जाम्पल में waves on a string is transverse but mechanical। स्ट्रिंग में जो वेव होता है वो ट्रांसवर्स है लेकिन मैकेनिकल है, यानी सब ट्रांसवर्स में मैकेनिकल, सब ट्रांसवर्स में नॉन मैकेनिकल नहीं होता है। दूसरी बात, ऑल लॉन्गिट्यूडनल waves are mechanical but all mechanical waves are not longitudinal। इसका भी एग्जाम्पल यही होगा कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग मैकेनिकल वेव है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। इसका वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, वेव्स ऑन स्ट्रिंग इज मैकेनिकल बट नॉट लॉन्गिट्यूडनल। कोई दिक्कत? एक डायग्राम से इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव को दिखाने वाला सर्किल है। इस ट्रांसवर्स वेव के कुछ हिस्सा, यानी यहाँ से जो इधर वाला हिस्सा है, जिसे मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप लाइनिंग किया हुआ, ये नॉन मैकेनिकल है, ये नॉन मैकेनिकल है। यानी ट्रांसवर्स वेव के का एक हिस्सा नॉन मैकेनिकल है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? मैकेनिकल है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा मैकेनिकल है, देख रहे हैं। और ये हमारा इधर जो देख रहे हैं आप, अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है, इसको बता दें कि हमारा मैकेनिकल है, ये वाला मैकेनिकल है।
यानी ट्रांसवर्स का कुछ हिस्सा मैकेनिकल के अंतर्गत भी है। और इधर मैं कोई दूसरा कलर से दिखाना चाहूँगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सब जो है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल यानी मैकेनिकल। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल का कुछ हिस्सा ट्रांसवर्स वेव है, मैकेनिकल का कुछ हिस्सा ट्रांसवर्स में है और कुछ हिस्सा लॉन्गिट्यूडनल में है। देख रहे हैं ना। और लेकिन सारा लॉन्गिट्यूडनल जो है जितना भी है वो मैकेनिकल के अंदर में ही है। मैकेनिकल है तो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। नहीं बात पकड़ रहे हैं। ये जो गोल का सर्किल दिख रहे हैं, गोल का सर्किल को बोलते हैं वेन डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम है ये। गोल का सर्किल का कुछ हिस्सा ट्रांसवर्स के अंदर में भी है ना। तो गोल का सर्किल किसका है? मैकेनिकल का है। यानी मैकेनिकल का कुछ हिस्सा ट्रांसवर्स भी है, ठीक है, और बाकी जो अंदर में देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल भी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो है, जो भी है, वो गौर से देखिए तो ट्रांसवर्स के अंदर में है, इसके लाइन के अंदर में है नहीं है। ये बात को एक डायग्राम से दिखाएं हैं, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये लॉजिकल डायग्राम है, इसके दिखा गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे याद रखिए कि जितने नॉन मैकेनिकल है सब ट्रांसवर्स होगा, लेकिन सब ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल नहीं है। देखिए ना, जितना नॉन मैकेनिकल है सब ट्रांसवर्स के अंदर में है, लेकिन सब ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल के अंदर में नहीं है। कुछ इसके इस लाइन से इधर भी है। ऐसा समझिए सारे बिहारी इंडियन हैं, लेकिन ऑल इंडियंस आर नॉट बिहारी। ये एक हिंदुस्तान का नक्शा है जिसमें ये बिहार है, लेकिन ये दूसरा पंजाब भी है। समझ रहे हैं? इस तरह का है ये डायग्राम। तो और जितने लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगे सब मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल वेव कभी मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी नॉन मैकेनिकल हो ही नहीं सकता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बोलते हैं, गड़बड़ा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो भी है वो मैकेनिकल है। समझ रहे हैं ना? जितने भी लॉन्गिट्यूडनल हैं सब कहाँ हैं? मैकेनिकल है। लेकिन सब मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, कुछ ट्रांसवर्स भी है। बात समझे? अब हम लोग देखेंगे अपने मेन सिलेबस। अभी तो जनरल एक वेव का आइडिया देख रहे थे, अब हम लोग इस वेव में से मेन सिलेबस में निकलते हैं। साउंड और लाइट का रास्ता अलग अलग करते हैं। जो लोग 11th में हमसे साउंड वेव पढ़े होंगे उनको कुछ पहले से भी आइडिया होगा। अभी हम बात करते हैं वेव फ्रंट पर। आपका सिलेबस यहीं शुरू होता है, वेव फ्रंट से बात करता है। वेव फ्रंट क्या है? तो ये कोई भी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस को रख दीजिए। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का सोर्स हो सकता है, एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर है। तो इससे चारों तरफ वेव फैलना शुरू हुआ होगा। मान लीजिए कि c है स्पीड ऑफ वेव, तो t समय के बाद वेव कितना दूर चलेगा? t समय के बाद वेव कितना दूर चलेगा? बोलिए, ct दूरी कितना चलेगा? c इंटू टी। अरे s बराबर vt नहीं होता है, s दूरी, तो ct दूरी चला होगा। हम ct दूरी पर अगर यहाँ का वेव यहाँ पहुँचा तो इधर भी ct दूरी पहुँचा, इधर भी चारों तरफ t समय के बाद एक हम काल्पनिक स्फीयर बनाते हैं। एक काल्पनिक स्फीयर बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारा हाइपोथेटिकल स्फीयर है, हाइपोथेटिकल स्फीयर, काल्पनिक स्फीयर। अब चूंकि इस स्फीयर के सेंटर पर हमारा सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, एस जो है हमारा वो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। एस जो है वो है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, यानी जो वेव उत्पन्न कर रहा है ऐसा सोर्स है। जैसे साउंड में बात करते हैं, घंटी है, घंटी को बजा दे
तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ये कोई लाइट में अगर कोई बल्ब हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट हो सकता है, कुछ भी कोई सोर्स जो लाइट उत्पन्न कर रहा है, वो एक काल्पनिक स्फीयर हमने बनाया है जिसका रेडियस ct है, उसके सेंटर पर वो सोर्स स्थित है। अब यहाँ से चलने वाला वेव, यहाँ से चलने वाला वेव जब यहाँ पहुँचेगा, उसी समय यहाँ से चलने वाला वेव यहाँ भी पहुँचेगा, उस समय में यहाँ से चलने वाला वेव यहाँ भी पहुँचेगा, और यहाँ से चलने वाला वेव यहाँ ही पहुँचेगा। यानी इस काल्पनिक स्फीयर के सतह के हर बिंदु पर इस पॉइंट से चलने वाला वेव एक साथ पहुँचेगा, और इस काल्पनिक स्फीयर पर स्थित पार्टिकल्स को एक साथ डिस्टर्ब करेगा और एक फेज में डिस्टर्ब करेगा। जैसी हरकत यहाँ पर के वेव का होगा, ठीक उसी समय में वैसा ही हरकत यहाँ पर के वेव का भी होगा, और वैसा ही हरकत यहाँ भी होगा। जैसे एक बार वेव पहुँचा, एक बार अगर सब दूर भागा तो एक साथ दूर भागा, फिर पार्टिकल तो ऑसिलेट करता है ना, कल बताया था ना मैं कि जब वेव चलता है तो मीडिया को पार्टिकल ऑसिलेट करता है, फिर पार्टिकल सब नज़दीक आता है, एक साथ नज़दीक आया, एक साथ दूर गया, एक साथ नज़दीक आया, एक फेज में, एक कला में। इसको हिंदी में बोलते हैं कला, अंग्रेजी में बोलते हैं फेज। एक फेज में ऑसिलेट करेगा। नहीं, जैसे मान लो सेना का जवान खड़ा है, बोला राइट हैंड्स अप, तो सब दाएं हाथ उठा लिया। नहीं, बोला एक बार बोला दाएं मुड़, तो सब एक साथ मुड़ गया। तो एक साथ होना, दिस इज कॉल्ड सेम फेज में होना। समझ में आया बात? सेम फेज में होना। तो जैसे यहाँ वेव पहुंचा होगा, तो जो हरकत जैसे करेगी, इसको दूर धकेला, तो यहाँ भी दूर, यहाँ भी, सब एक साथ दूर गया, एक साथ पास आया, एक फेज में। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा काल्पनिक सरफेस जिस पर का पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करे, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। कितने वेव फ्रंट हो सकते हैं? बोलिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। कितने वेव फ्रंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स संभव है। कोई दिक्कत? If a source of disturbance placed at the center of a hypothetical sphere of radius ct, where c क्या है? स्पीड ऑफ वेव, एंड t क्या है? टाइम है। देन all particles situated on this sphere starts oscillation। मेरे पास जगह नहीं है, आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। जगह कमी हो रहा है मुझे। पिता पर पुत्र होगा कि नहीं, इस पर मैंने अपने जब ट्यूशन पढ़ाने से पहले उस समय में, आज से लगभग तकरीबन 17-18 वर्ष पहले, मैंने एक स्टोरी लिखा था बजाबते कि आदमी कैसा हो सकता है, उस पर उसका सामाजिक परिवेश का क्या असर होगा। तो मैंने बजाबते एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखी थी। इसलिए इस बात को अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सोच रहे हैं या कोई लड़का भी बोल रहा है, तो वह कम उम्र का दूषित दिमाग का स्टूडेंट है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिताजी अगर बेरोजगार है तो क्या तुम भी बेरोजगार हो जाएगा? बताइए। तुम्हारे पिताजी अगर नौकरी नहीं मिली तुमको भी नहीं मिलेगा? तुम्हारे पिताजी नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहेगा? क्या ऐसा होता है? तुम्हारे साथ जो परिस्थितियाँ गुजर रही है, उस हिसाब से तुम कैसा बनोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भाषा का इस्तेमाल मत करना। इससे स्पष्ट होता है कि तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। पूर्वाग्रह बुझते हो कि एक अवधारणा बना ली है। जैसे हमारे समाज में अवधारणा बना है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है। एक अवधारणा है, क्या नहीं कर सकती है? एक अवधारणा है। एक इसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हो? एक चैप्टर है अंग्रेजी में, हमारी बेटी पढ़ती थी, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सीधा कोई बताओ ना मुझे। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह, अंग्रेजी में इसका एक स्पेशल वर्ड है, एक स्टोरी है इस पर
कि हम लोग एक मन में बना लेते हैं कि ये फलाना व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। ऐसा सोच घटिया सोच है, और ये सोच आपके समाज की देन है। आपको ये सोच मैंने भाई कहा अभी पढ़ेगा ना कि सब समाज पर है। आप ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब आपके घर में आपके पिताजी, आपके आसपास के लोग भी ऐसा बोलते हैं। उस गंदे समाज से बाहर निकलिए आप। अब ये मत कहिएगा सर भिंगा का जूता मारे, लेकिन मैंने मारा आपको। नहीं, मैं कहा ना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। मुझे गलत चीज़ मुझे थोड़ा सा हर्ट किया, बुरा लगा मुझे। ये लड़का पढ़ने वाला लड़का ये सब ऐसे बात करता है। ध्यान दीजिए। कूल। अभी देखिए हम बात कर रहे थे वेव फ्रंट का। तो हमने कहा कि किसी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस को एक काल्पनिक स्फीयर जिसका रेडियस ct है, जहाँ से स्पीड ऑफ लाइट है और t जो है वो टाइम है, के सेंटर पर रख दें, तो ऑल पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर लिखना है मुझे। ऑन द सरफेस, मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है। ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर will start oscillation after time t in same phase simultaneously। जगह नहीं है, simultaneously। मैंने कहा यहाँ पर कि देन ऑल पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस में जो पार्टिकल्स स्थित है, सारे पार्टिकल्स विल स्टार्ट ऑसिलेशन, वो शुरू कर देगा दोलन करना। आफ्टर टाइम टी समय बाद हमने जब सोर्स को रखा तो टी समय के बाद यहाँ पहुँचेगा ct दूरी। आफ्टर टाइम टी इन सेम फेज, एक ही फेज में साइमल्टेनियसली, एक साथ। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर लिखते हैं, तो ऐसा काल्पनिक सरफेस जिस पर का पार्टिकल एक साथ एक फेज में ऑसिलेट करना शुरू करता है, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। सच ए हाइपोथेटिकल सरफेस, सच मुझको तो एन बोला जाता है, हमें लगता है जैसे एन होना चाहिए। सच ए हाइपोथेटिकल सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये तो समझाने के लिए ये बात हुआ। अब एक लाइन में आपको डिफिनेशन लिखना है, एक लाइन में वेव फ्रंट क्या है। तो वेव फ्रंट इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस ओवर विच ऑल पार्टिकल्स स्टार्ट ऑसिलेशन इन सेम फेज साइमल्टेनियसली। समझ में आया? ये तो एक कहानी बताया कि ऐसा रख दिया, ऐसा किया तो ऐसे ऐसा होगा, इसको वेव फ्रंट कहेंगे। तो अगर एक लाइन में डिफिनेशन लिखना हो, डिफिनेशन एक लाइन में, वैसे बात सब मैंने लिख दिया है, एक लाइन लिखना हो तो आप बोलेंगे वेव फ्रंट इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस over which all particles starts oscillation in same phase simultaneously। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं कि मैंने लिखा कि वेव फ्रंट इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस, एक काल्पनिक सतह है, ओवर विच, जिस पर का, ओवर विच ऑल पार्टिकल्स स्टार्ट, ऑल पार्टिकल्स कह रहे तो स्टार्ट रहेगा, स्टार्ट ऑसिलेशन इन सेम फेज साइमल्टेनियसली। ओके, अब देखिए कैसा वेव फ्रंट हो सकता है। तो वेव फ्रंट का आकार कैसा होगा ये कहना एक झटके में कहना वाजिब नहीं है। सामान्य ढंग से कह सकते हैं कि जैसा सोर्स होगा वैसा वेव फ्रंट होगा। जैसे अगर पॉइंट सोर्स है, एक बिंदु से प्रकाश मैं पढ़ा रहा हूँ लाइट, इसलिए मैं लाइट पे बात करता हूँ, आप साउंड पे भी बात कर सकते हैं, दोनों के लिए बात सेम है।
अभी फ़िलहाल मैं लाइट पे बात कर रहा हूँ कि एक पॉइंट सोर्स, एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करने वाला स्रोत जो बिंदु के आकार का हो, पॉइंट के शेप का हो, छोटा सा हो या गोला भी हो, तो उससे चारों तरफ एक साथ प्रकाश फैलेगा, चारों दिशाओं में फैलेगा अगर वो होमोजीनियस मीडियम में हो, यानी समांग माध्यम में हो, यानी चारों तरफ का माध्यम समान हो। अब मीडियम बदल जाएगा तब तो स्पीड बदल जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि हवा में मैंने इस क्लासरूम में यहाँ पर एक लाइट रखा तो चारों तरफ लाइट समान वेग से चलेगा, समझ रहे हैं। और इस केस में आपको चारों तरफ एक स्फीयर आप मान सकते हैं, उससे बड़ा स्फीयर मान सकते हैं, उससे बड़ा स्फीयर मान सकते हैं, स्फीरिकल हमारा वेव फ्रंट होगा। एक मरकरी ट्यूब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो लगा हुआ है बोर्ड में मरकरी ट्यूब है, तो इससे जब लाइट निकलेगा तो इस मरकरी की जैसा ही इस सिलिंड्रिकल ही बाहर निकलेगा, सिलिंड्रिकल ही, समझ रहे हैं ना, चारों तरफ सिलिंड्रिकल ही। आप उसके इधर देखिएगा थोड़ा सा अंधेरा जैसा मिलेगा, आपको अगर चेक करना है तो भी आप लाइट जला के चेक कर सकते हैं। जलाइए तो लाइट, देखिए आप गौर से, यहाँ तो कई सारे लाइट्स हैं लेकिन फिर भी आप गौर कीजिए यहाँ पर के प्रकाश में और उसके इधर के प्रकाश में या इधर के प्रकाश में अंतर होगा। आप गौर करिए, ये सिलिंड्रिकल है तो इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकली फैल रहा है, सिलिंड्रिकली फैल रहा है, समझ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अगर एक ही ट्यूब, जरा सा दोनों में से एक बंद कर दो, कोई एक चलाओ, एक स्विच ऑफ करो। अब आप वॉच करिए, देखिए इधर लाइट कम है, धुंधला है, यानी चारों तरफ सिलिंड्रिकली ही फैल रहा है, देख रहे हैं। तो जैसा सोर्स का शेप होगा वैसा ही हमारा, यानी देखिए अगर पॉइंट सोर्स है तो इससे जो हमारा वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। चारों ओर वेव चल रहा है ना, ये क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट सोर्स ये है हमारा। और देखिए ये जो रे निकलता है, रे तो ऐसे निकलता है ना, ऐसे निकलता है ना, ऐसे रे निकलता है ना, बोलते नहीं हो तुम लोग, पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ, स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। देखो ध्यान से, रे जो है ये तो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, रे रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, और रेडियस स्फीयर पर क्या होता है, लंब होता है, यानी रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हैं ना। रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब देखिए ये सिलिंड्रिकल सोर्स है, इससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है, तो यहां पर एक जो वेव फ्रंट हमारा होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। यानी सिलिंड्रिकल सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट, देख रहे हैं। अगर स्फेरिकल सोर्स होता, एक स्फीयर होता, इससे चारों तरफ प्रकाश निकलता, तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, यानी स्फेरिकल सोर्स तो क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और हर हाल में जो रे होगा वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। आप याद रखिएगा, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव अलग से टपक के नहीं आता है, मैं समझाता हूँ। अब आप बताइए मुझे कि बहुत दूर से आती प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, हम लोग कहते हैं, उसका जवाब यहाँ से मिल जाएगा। बहुत दूर जब सोर्स है, वो कैसा भी सोर्स का शेप हो, कैसा भी सोर्स हो, जैसे अगर कोई बल्ब बहुत दूर बढ़ रहा है तो एक स्फेरिकल सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट होगा, और सोर्स बहुत दूर है तो आपके पास, यानी उस सोर्स से आप तक मिलाने वाला रेडियस हो गया, उतना हमारा स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा आप अपने प्रयोग में लीजिएगा। तो बड़े स्फीयर का छोटा हिस्सा हमेशा प्लेन होता है, और प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा रे। एक प्लेन पर जब बहुत सारे रे को लंब कर दीजिए तो सब एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से, जैसे यही बुक है हमारा, एक प्लेन है, ये प्लेन है, और इस पर एक
देखिए इस पर लंबवत ये है, इस पर लंबवत ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब सोर्स बहुत दूर है तो आप वेव फ्रंट के एक छोटे से हिस्से को रिसीव करते हैं, और वो छोटा सा हिस्सा कैसा होता है? प्लेन होता है, और प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा? पैरेलल होगा। इसलिए हम लोग पैरेलल रेज लेते हैं। कितने लोग पहली बार ये बात समझे हैं? हाथ उठाने में संकोच ना करें, नहीं तो हाथ में कनकनी शुरू हो जाएगा, ठंडा शुरू हो गया है। बात समझ रहे हैं? तो आप बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें समानांतर क्यों होती है, उसके पीछे क्या तर्क है, वो आप वेव फ्रंट से समझ सकते हैं। अभी मैं इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, मेरे पास जगह नहीं, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन है व्हाई इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, या व्हाई रे इंसिडेंट फ्रॉम अ वेरी फार ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल। व्हाई रे या रेज इंसिडेंट चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल बदल देते हैं। ऐसे इस तरह समझिए कि अगर सोर्स बहुत दूर हो, इफ सोर्स इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या देख रहे हैं उससे बहुत दूर पर स्थित सोर्स हो, तब क्या होगा? इफ सोर्स इज वेरी फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ observation, then we get a very small part, we get or receive, यहाँ लिख सकते हैं we get or receive, we get or receive a very small part of wave front, which is generally a plane wave front. A plane hypothetical surface. As we know that, जैसा कि हम जानते हैं, as we know that rays are perpendicular to wave front and therefore rays are becomes parallel. मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को अच्छे से रखा नहीं। मैं यहाँ फिगर बना के थोड़ा समझाता हूँ। जैसे देखिए कि ये कोई सोर्स है, अब ये वेव फ्रंट है। अगर बहुत दूर हम अगर वॉच कर रहे हो, अगर हम बहुत दूर वॉच कर रहे हो, मैं ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत दूर अगर वॉच कर रहा हूँ उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैं एक बोल्ड लाइन खींच देता हूँ ताकि समझाने में ठीक हो, तो हम इस वेव फ्रंट के एक छोटे से हिस्से को पाते हैं। देखिए गौर से, इस छोटे हिस्से को देखिए यहाँ पर, ये छोटा हिस्सा आपको एक प्लेन सतह की तरह दिखता है, एक प्लेन सतह की दिखता है, देख रहे हैं, एक प्लेन सतह की तरह दिखेगा। और रेज जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के रेज जो है वो इस वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा हुआ नहीं, ये प्लेन सरफेस हुआ, प्लेन सरफेस। और इस पर रे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर रे खींचें
तो सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। देख रहे हैं हम, ये सब क्या है? पैरेलल रेज। पैरेलल, ये सब इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इस सतह पर क्या है? परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं आप? तो अगर सोर्स बहुत दूर है, हम यहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इस कंडीशन में हमें इस सोर्स से जो वेव फ्रंट चल रहा है, इस वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा हमें रिसीव हो रहा है, और ये छोटा सा हिस्सा एक बहुत बड़े वेव फ्रंट का छोटा हिस्सा हमेशा एक प्लेन सरफेस होगा। प्लेन सरफेस होगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट होगा। और इस प्लेन सरफेस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सारा परपेंडिकुलर जो है वो आपस में पैरेलल होगा। इसीलिए जब सोर्स बहुत दूर होता है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें समानांतर होती है, यानी रेज इंसिडेंट फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल। thus rays incident from a very far object are parallel। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि बहुत दूर वस्तु है और उससे प्रकाश किरणें आ रही है, यानी उस सोर्स से जो वेव फ्रंट बन रहा है वो किसी भी शेप का बने, लेकिन हमारे पास पहुँचते पहुँचते एक बहुत बड़ा वेव फ्रंट बन जाता है, और हम अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए उस वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा का इस्तेमाल करते हैं, और वो छोटा हिस्सा हमेशा हमें प्लेन नज़र आता है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि पृथ्वी एक, समझिए कि वेव फ्रंट है, पृथ्वी का एक सतह, और उसका छोटा हिस्सा हमारा खेत खलिहान बगीचा गार्डन है, तो हम उसके छोटे हिस्से हमको कैसा लगता है? जैसे समतल है, और समतल सतह पर डाला गया लंब एक दूसरे के समानांतर होता है। जैसे आप अपने गार्डन में दो बांस के खंभे गाड़ दीजिए तो लगेगा दोनों खंभा एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसी प्रकार से हमें रेज पैरेलल नज़र आता है। बात समझ गए होंगे? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। हम कल सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वेव ऑप्टिक्स का हाइजेंस प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल का ही हाइजेंस ने ही वेव थ्योरी को दिया है। न्यूटन वेव थ्योरी को नहीं मानता था, हाइजेंस का दिया हुआ वेव थ्योरी है।